मेरे प्रिय भाई और बहनों, माताओं, सादर नमस्कार। मैं सी.डी. गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, इंडियन रेलवे, आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट में लेक्चर नंबर 4 के साथ। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 में जन्म कुंडली के 12 घर व 12 घरों की क्या क्या अपनी एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं के बारे में बताया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जन्म कुंडली में 12 घरों में लगन, 5th हाउस, 9th हाउस, इसको वैदिक ग्रंथों में या ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या नाम दिए गए हैं, वह जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रह या प्लैनेट्स की दृष्टियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं जब जन्म कुंडली में लगन की बात करता हूँ तो इस जन्म कुंडली में लग्न यानी 1st हाउस को 5th हाउस व 9th हाउस को जन्म कुंडली में ट्रायंगल या त्रिकोण नाम से पुकारा गया है। देन अगेन जब मैं जन्म कुंडली में 1st हाउस 1 2 3 4 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, देन 10th हाउस इसकी बात करता हूँ तो ज्योतिष शास्त्र में इन चारों घरों को केंद्र स्थान के नाम से यानी सेंटर के नाम से पुकारा गया है। किसी भी जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह किसी घर में जाकर बैठता है तो वो ग्रह अपने स्थान से अन्य स्थानों पर किस तरह की दृष्टि और कितनी दृष्टियां डालता है, आज मैं आपको उन ग्रहों की दृष्टि किस तरह से डाली जाती है के बारे में बताना चाहूँगा। इस चीज़ को बताने से पहले जन्म कुंडली में जब भी आप थोड़ा सा लर्निंग स्टेज में आप आगे एडवांस होते हैं तो उस स्थिति में आपको कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में फ्रीज करके रखना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ साइड में की टिप्स लिखी हुई हैं। की टिप्स क्या बताती है? ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लग्न मीन्स डिग्री ऑफ लगन, लगन ओनर, लगन का मालिक एंड इट्स पोजीशन, और यह लगन में बैठा है या किसी अन्य स्थान पर जाके बैठा है। नेक्स्ट चंद्र लगन। जन्म कुंडली जब भी हम देखते हैं तो जन्म कुंडली को देखते समय किसी जातक या व्यक्ति विशेष की ओवरऑल पर्सनैलिटी केवल 3 लग्नों से ही डिसाइड की जाती है। लगन कुंडली, नेक्स्ट चंद्र लगन एंड नेक्स्ट सूर्य लगन। इन तीनों लग्नों को कंबाइन करने के बाद वह एनालाइज करने के बाद ही हम किसी जातक के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि जातक का ओवरऑल कैरियर, उसकी लाइफ, उसकी बाकी सारी जितनी भी स्थितियाँ हैं कैसी बनेंगी। नाउ अब मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि किस कैसे और किस प्रकार से पड़ती है। जस्ट गो ऑन की टिप्स। जन्म कुंडली में जो हमारे ग्रह हैं, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, चंद्र, सूर्य, शुक्र, राहु और केतु, इन सारे ग्रहों को अलग अलग तरह की दृष्टियां प्राप्त हैं। किस ग्रह को कितनी दृष्टि मिली हुई है? जुपिटर यानी गुरु को 3 तरह की दृष्टियां मिली हुई हैं। ये अपने जहाँ भी बैठा है अपने स्थान से 7वें, 5वें और 9वें घर को देखता है। ठीक इसी तरीके से मंगल यानी मार्स जिस जगह पर बैठा है अपने प्लेस ऑफ प्लेसमेंट से 7वें, 4थे और 8वें घर को देखता है, यानी इसको 3 दृष्टि मिली है। ठीक इसी प्रकार से गुरु को 3 दृष्टि मिली है। शनि को भी 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। यह जहाँ भी बैठता है जन्म कुंडली में अपने स्थान से 7वां, 3रा व 10वें स्थान को देखता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, शुक्र, इन तीनों को केवल और केवल एक ही दृष्टि मिली हुई है। ये अपने स्थान से केवल 7वें घर को, 7th हाउस को देखते हैं। राहु और केतु को दिव्य वरदान प्राप्त है। राहु और केतु की दृष्टियाँ ठीक वैसी हैं जैसे कि हमारे गुरु की, जुपिटर की हैं। राहु और केतु अपने स्थान से 7वें, 5वें
और 90 घर को देखते हैं। थोड़ा सा इनकी दृष्टियों में फर्क है। जहाँ ये सारे ग्रह लीनियर मोशन में मूव करते हैं, ठीक उसके अपोजिट राहु और केतु का जो मोशन है वो रेट्रोगेट मोशन है। रेट्रोगेट इन द सेंस राहु और केतु हमेशा वक्रीय उल्टा चलते हैं। इसी तरह इसीलिए इनकी दृष्टि भी वक्रीय रहती है। इस चीज़ को मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करते हुए आपको बताता हूँ। सपोज कीजिएगा जन्म कुंडली में गुरु यानी गुरु लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न में बैठा हुआ गुरु, गौर से देखिए, जैसा कि मैंने बताया गुरु की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। यदि गुरु शुभ है जन्म कुंडली में, तो गुरु जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान की तो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, साथ में जिन जिन स्थानों पर अपनी दृष्टि को डालेगा, अपनी विजन को फोकस करेगा, उन स्थानों के महत्व को, उन घरों से प्राप्त होने वाली चीज़ों या जो भी एसेट्स मिलेंगे उनकी बढ़ोतरी वृद्धि कर देगा। ये ग्रहों की दृष्टि थी। ठीक इसी तरीके से हम अन्य ग्रह मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, शुक्र, राहु, केतु की दृष्टि के बारे में पता कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे ग्रहों को अलग अलग समझाने के बजाय केवल मैंने गुरु का एग्जाम्पल देते हुए जिस तरीके से आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया, इस चीज़ को देखकर आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद भी ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि रखेगा। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने गुरु की जगह पर यहाँ पर मंगल को कर दिया। सपोज कीजिएगा किसी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है, मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी इधर आ गई। मंगल की 4थी दृष्टि गिनिए 1 2 3 4, 4थी दृष्टि मंगल की इधर पड़ेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि इधर पड़ेगी। इसी तरीके से आप अन्य ग्रहों की दृष्टि की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी कुंडली में नॉर्मल जोड़क या राशियों की क्या स्थितियां रहती है, वह जिस समय कोई जातक जन्म लेता है तो जातक के जन्म के समय जन्म कुंडलियों में अलग अलग जोड़क या राशियों का प्लेसमेंट कैसे होता है के बारे में बताऊंगा। प्लस साथ में समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मैं जो अलग अलग हमारे जितने प्लैनेट्स हैं इनके नेचर के बारे में बताना चाहूँगा। आज का सुविचार, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये जीवन का शाश्वत नियम है कि आउटपुट हमेशा इनपुट के रेशियो मिलता है। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। मीन्स हमें आउटपुट तभी मिलेगा जब हम इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब है कर्म। कर्म की महत्ता सार्वभौमिक जगत में सबको पता है। कर्म को भगवत गीता, ज्योतिष शास्त्रों में व अन्य सभी वैदिक शास्त्रों में महत्व दिया गया है। और इस चीज़ को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते कि बगैर कर्म करे हमें सब कुछ मिल जाए। इसलिए जैसा हम कर्म करते हैं, जिस रेशियो में कर्म करते हैं, उसी रेशियो में हमें आउटपुट मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा कर्म कीजिए। कर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने चाहिए। अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी proportionate to input and will be in positive direction। धन्यवाद।